माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका BPAG 172 यानी कि शासन, मुद्दे और चुनौतियाँ। इस बुक से मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझाऊंगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो समझाऊंगा। देखिए, इनका जो आज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोगों के पास बुक है, अपना बुक निकाल लीजिएगा। मैं समझाऊंगा तो उसे लाइन लगाइएगा, टिक लगाइएगा, जो भी करना हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे आज शासन, मुद्दे और चुनौतियों की फर्स्ट चैप्टर है ना। इनका हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे। आपको ध्यान से समझना है, एक पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं इकाई 1 खंड 1 में सरकार और शासन अवधारणाएं। अब ये समझो, तो खंड 1 का हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं, इकाई 1। तो देखिए, सबसे पहले ये बात ये समझ जाइए कि भाई हेडलाइन अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आपको पूरा बुक समझ में आने लगता है। हेडलाइन आप समझते हैं। चलिए, यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इस चैप्टर का, ये बुक का नाम क्या है उसको समझिए। बुक का नाम क्या है समझते हैं? क्या है? शासन। मतलब कि जो किसी भी देश पर क्या करता है, अपना शासन जमाता है, राज करता है। शासन वही ना होता है, शासन वही होता है जो राज करता है किसी भी देश में। ठीक है, देश में, राज्य में, जिला में जो राज करता है वो एक शासन करता है। क्या करता है? वो शासन करता है। और उसी शासन का मुद्दे, है ना, और चुनौतियाँ, मतलब उनको, वो जो शासन करते हैं उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वही शासन के चुनौतियाँ और उनके क्या क्या मुद्दे हैं। तो इस पूरे बुक में यही शासन से रिलेटेड सब पढ़ने वाले हैं। तो अपना समझ में आ ही गया होगा कि इस बुक में जो पढ़ेंगे सरकार के शासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देश और विदेश की तुलना में करते हुए हम लोग शासन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपने ये समझ गया। अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा खंड 1 में जो आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट जो हम लोग फर्स्ट खंड है हमारा, सरकार और शासन अवधारणाएं। सरकार समझते हो ना, किसी भी देश में, देश को जो चलाते हैं वो सरकार कहलाते हैं, है ना। और सरकार का ही शासन यानी कि वो राज करते हैं। ठीक है ना, राज करते हैं, उनके पास गद्दी होती है, तो वो शासन कहलाता है। उनकी अवधारणाएं के बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। अब देखो, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकाई 1 वैश्वीकरण। क्या पढ़ेंगे? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता क्या है? देखो, वैश्वीकरण मतलब होता है विश्व के। वैश्वीकरण को समझ जाओ विश्व से, है ना। वैश्वीकरण, विश्व की बातें हो रही है, तो वैश्वीकरण विश्व की बातें हो रही है। पूरे विश्व में जो लेन देन होना, वार्तालाप होना, दोस्ती होना, ठीक है, आना जाना, रहना सहना, ये सब वैश्वीकरण है। ठीक है, आज के दौर में हर चीज़, हर बिजनेस वैश्वीकरण हो चुका है। हर बिजनेस पूरा दुनिया में चलता है, ऑनलाइन चलता है। देख सकते हो, ऑनलाइन तो पूरे दुनिया में चलता है हर बिजनेस। दूसरी बात, भारत का कुछ भी माल दूसरे देश जाते हैं, वहाँ के माल यहाँ आते हैं। मतलब कि बिजनेस के तौर पर यहाँ बहुत ही गहरा संबंध हो गया है वैश्वीकरण से। मतलब कि वैश्वीकरण ये कि जो पूरे दुनिया में जो मार्केटिंग चले, है ना, संस्कार एक दूसरे को का अपनाए, एक दूसरे का भोजन खाए। देखो, वैश्वीकरण में आप लोग देखे होंगे, हम लोग कभी बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं। ठीक है, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ये सब हमारा देश का कल्चर का, हमारा देश का भोजन नहीं है। ये किसी दूसरे देश का भोजन हम लोग खा रहे हैं, और हम लोगों का जो भोजन है वो लोग भी खा रहे हैं, है ना। तो मतलब कि हम पूरे दूसरे देश का चीज़ अपना रहे हैं। यहाँ का संस्कृति, यहाँ के देखो, यहाँ के रहन सहन, है ना, भारत के जो रहन सहन है ना, वो रहन सहन अमेरिका में अपनाया जा रहा है ना, रसिया में अपनाया जा रहा है। ये सब आप लोग देखोगे, यही होता है वैश्वीकरण। मतलब अब पूरा दुनिया मिल चुका है, दुनिया एक हो गया है ना। पूरा पृथ्वी में जितने भी दुनिया है, दुनिया जितने भी देश हैं, वो सभी देश अब एक तरह का सोचता है, अब वैसा सोच नहीं रखता है। समझे ना, वही वैश्वीकरण होता है। समझ में आ गया वैश्वीकरण? अब वैश्वीकरण में जो हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स, वो समझेंगे सबसे पहले राज्य के बारे में। वैश्वीकरण में राज्य का क्या भूमिका होती है, बाजार कैसे होता है वैश्वीकरण में, और नागरिक समाज की क्या भूमिका होती है, ये समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यही है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं फर्स्ट चैप्टर।
चलो, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने देख लिया, हेडलाइन भी पढ़ लो। फर्स्ट चैप्टर का क्या है? वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। अब देखो, वैश्वीकरण में जो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वैश्वीकरण अवधारणात्मक ढांचा, मतलब उसका एक आपको अर्थ बताया जाएगा, उसका एक अवधारणा बताया जाएगा, ठीक है, कि वैश्वीकरण होता क्या है। उसके बाद अब वैश्वीकरण का उद्भव कैसे हुआ, है ना। उसके बाद क्या है? वैश्वीकरण का उद्भव, वैश्वीकरण का परिप्रेक्ष्य, है ना, परिप्रेक्ष्य। अब परिप्रेक्ष्य क्या है? वो होता है दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है ना। वैश्वीकरण का जो क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, क्या होता है दृष्टिकोण। चलिए अभी करेंगे वैश्वीकरण और राज्य। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे वैश्वीकरण और बाजार और वैश्वीकरण नागरिक समाज, ये सभी हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आपको कंटिन्यू समझना है, बने रहना है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले आते हैं वैश्वीकरण अवधारणात्मक ढांचा, ठीक है, अवधारणात्मक ढांचा। अब ये समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है वैश्वीकरण अवधारणात्मक ढांचा। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ लिखा है, 21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण व्यापक रूप से लोकप्रिय शब्द है ना। 21वीं शताब्दी अभी जो 2020 के बाद 2020 कहते हैं, 2000 ईस्वी के बाद हमारा 21वीं शताब्दी आ जाता है, ठीक है। तो 21वीं शताब्दी के बाद में वैश्वीकरण जो व्यापक रूप से, मतलब कि खुला रूप से, मतलब अधिक से अधिक संख्या में वो लोकप्रिय शब्द बन गया है। क्या बन गया? लोकप्रिय, मतलब सबके लिए एक खास शब्द बन गया है ना। और यहाँ पे समझेंगे आप, जो कर्ताओं, विद्वानों, नागरिकों और अन्यों से महत्वपूर्ण प्रशंसा प्राप्त करता है ना, ये सब प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, यह आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तनों से संयुक्त एक शब्द है। समझ में आ रहा? मैंने अभी बताया था ना, मतलब कि वैश्वीकरण में क्या हो रहा है, आर्थिक बातें, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी परिवर्तन, ये सभी इसमें मिला हुआ है, जो पूरा वर्ल्ड से मिलाता है, पूरा ग्लोब से कनेक्ट करता है, ठीक है, वही तो वैश्वीकरण है। उसके बाद फिर आगे देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने राष्ट्रीय सीमाओं को कम किया। राष्ट्रीय जो सीमा था, जैसे कि मान के चलो अमेरिका और भारत की बात करते हैं, तो इसके बीच में जो राष्ट्रीय सीमा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लोग इतने दूर नहीं जा पाते थे, ठीक है, आम इंसान इतने दूर नहीं जाते, तो भाई जाते थे जिसके, जो बहुत फेमस इंसान थे, जो उसके पास अच्छे पैसे थे, है ना, जो बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं, राजा महाराजा वो हुआ करते थे, वो लोग दूसरे देश जाते थे। लेकिन आम इंसान कोई भी कहीं कभी भी दूसरा देश एंट्री नहीं कर पाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज हमारे लिए बिल्कुल आम हो गया। आज के डेट में कोई भी कभी कोई भी देश जा सकता है, ठीक है, कोई भी देश जा सकता है, नो रोक टोक होता है, बस एक सिस्टम होता है जाने का। भाई कहीं दूसरे देश जाओगे तो कुछ ना कुछ तो रूल होता है, तो रूल को तो अपनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सीमाओं को कम कर दिया, ठीक है, और माल, सेवाओं और पूंजी की प्रबल अंतर्राष्ट्रीय चाल की तेज गति कर दिया। मतलब कि जो माल है, मतलब माल समझते हो, कोई भी माल, यहाँ का माल, मतलब बिजनेस में उनका कोई भी सामान, माल समझ जाओ सामान, और सेवा जो हो रहा है, और पूंजी मतलब जो पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय चाल को एक गति दिया है। किसके द्वारा? वैश्वीकरण के द्वारा। इसे आहार और संस्कृति के मैकडोनल्ड उपभोक्ता रुचियों की समरूपता, बढ़ती सामूहिक शक्ति और गरीबी में वृद्धि और उदार लोकतांत्रिक विचारों के व्यापक प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो देखो, आपने जो समझना था वैश्वीकरण में वो तो समझ गया। अब हम लोग आगे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वैश्वीकरण के उद्भव को समझते हैं। वैश्वीकरण के उद्भव की सुनिश्चित अवधि पर सहमति नहीं है। नायर का विचार है कि यह मध्यकाल के बाद यूरोप में क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में प्रारंभ हुआ। कह रहा है कि 1997 के बाद, है ना, मध्यकाल में ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में क्या हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट के रूप में ये प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम, ठीक है।
मार्केट के जरिए से ही वे वैश्वीकरण का निर्माण होने लगा। मतलब कि जैसे एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, बिजनेस होता है। एक देश से दूसरे देश में माल, मतलब कि दूसरे देश के लोग यहाँ के व्यापार करते हैं, यहाँ के लोग दूसरे देश में व्यापार करते हैं। इसी के जरिए से ये आना जाना होने लगा। ये वैश्वीकरण का जो कि प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ लिखा है 16वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के समय इसका विस्तार हुआ और औद्योगिकरण के दौरान यह मजबूत हुआ। ब्रिटिश उदारतावाद के अंतर्गत इसे सुदृढ़ किया गया। अमेरिकी राजनेताओं से बौद्धिक शक्ति और एकत्रित की गई और विश्व के आर्थिक संस्थानों के प्रमुख पुनर्संगठनों में इसे प्रबल किया गया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं उससे पढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट था वो था हमारा वैश्वीकरण का परिभाषा। ठीक है, वैश्वीकरण का जो अर्थ मैंने अभी समझाया वो इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आगे समझते हैं ये है क्या, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य, तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य, देखो अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा आपका यहाँ पर देखेंगे, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मतलब एक दृष्टिकोण। मैंने बताया था ना, परिप्रेक्ष्य मतलब दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद दो था, है ना, दो प्रकार के हमारा क्या होता है, परिप्रेक्ष्य होते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है। देखो, आर्थिक परिप्रेक्ष्य मतलब होता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो कहने मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात है यहाँ पे। आर्थिक परिप्रेक्ष्य आधुनिक समय के वैश्वीकरण को नव पूंजीवाद की एक प्रशाखा के रूप में देखता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रगति के अनुसार सुन्मय संचय अर्थात परिवर्तनशील संचय की अनुमति देता है। यह तत्कालिक सीमा पार वित्तीय प्रवाह। स्टूडेंट्स, अगर किताबी भाषा में समझ नहीं आ रहा है तो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि किताबी लैंग्वेज ना कुछ अलग होता है। ठीक है, इसे अपने शब्दों में ही समझना पड़ता है और इसे टीचर ही समझाते हैं। स्कूल अगर अभी आप लोग तो जाते ही नहीं हैं, इसीलिए आप लोग समझिए सही से। तो हम लोग डायरेक्टली समझते हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है। आर्थिक, देखो आर्थिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक, मतलब कि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें से मार्केटिंग होता है, जिसमें से क्या होता है, मार्केटिंग होता है, बिजनेस होता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कौन कौन आ जाते हैं, बिजनेस होना, पैसा कमाना, ठीक है, पूंजी होना, ये सब आर्थिक में आ जाता है। ठीक है, और ये दृष्टिकोण वैश्वीकरण में एक बहुत बड़ा भूमिका अपनाया। भूमिका क्या क्या निभाया, सबसे पहला तो समझ जाओ, आर्थिक परिप्रेक्ष्य के जरिए से ही, इसी आर्थिक दृष्टिकोण के जरिए से ही वैश्वीकरण का बढ़ावा हुआ। वैश्वीकरण का एक गतिशील गति हुआ। समझ में आ गया, एक गति में वैश्वीकरण चेंज हुआ। ठीक है, मतलब समझिए आ गया। जो बिजनेस हो रहे थे, एक देश से दूसरे देश आना जाना, पैसा आना जाना में, वो व्यापार के लिए। अभी तो भाई सांस्कृतिक में नहीं आया है। दूसरा है, देखो दो दृष्टिकोण देखा गया है वैश्वीकरण में। पहला आर्थिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा क्या है देख लो, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पहला जो है वो बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, ठीक है, पूंजी से, है ना, पैसा कौड़ी से, ये सब से रिलेटेड दृष्टिकोण वैश्वीकरण में मिला सबसे पहला। दूसरा ये इसका देखो, इसका ना 1999 में, इसका 1999 के बाद और भी ज़्यादा इसका विस्तार हुआ वैश्वीकरण में। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ये जो हुआ कब से ये होना स्टार्ट हुआ, देखो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो ये अपनी भाषा हम समझाते हैं, अपनी भाषा में। देखो हमारे देश में कुछ ऐसा कल्चर है, ऐसा कल्चर क्या है, हमारे देश के लोग साड़ी पहनती हैं, हमारे देश के लोग एक दूसरे का सम्मान अधिक करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ठीक है, एटीट्यूड के साथ बात नहीं करते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे देश के लोग भी अपना रहे हैं। ठीक है, दूसरे देश के लोग के बात कह दो, खास करके वो क्या कहते हैं, रसिया के लोग, जो रसिया देश के जो लोग हैं, वो हमारे देश के कल्चर को, सांस्कृतिक को अपना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ के कुछ लोग, वहाँ के जो सांस्कृतिक है दूसरे देश का, वो हमारे देश में अपनाया जा रहा है ना। देखते हो स्टाइलिश कपड़ा लोग पहनता है, स्टाइलिश जूता पहनेगा, चश्मा पहनेगा। ठीक है, तो ये सब हमारा
कल्चर का नहीं है। और खाना में चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? ये सब वही है, वहीं से आया है, ठीक है। यही होता है, समझ में आ गया। ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये वैश्वीकरण में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आई, समझ में आ गया। ये देखा गया। आगे हम लोग अब देखते हैं क्या है। अब वैश्वीकरण और राज्य, देखो यहाँ पे लिखा है वैश्वीकरण उतना ही राजनीतिक तत्व है जितना वो आर्थिक तत्व है। समझ में क्या? वैश्वीकरण जितना आर्थिक तत्व है, मतलब जैसे जितना पैसा कौड़ी होता है, पैसा कौड़ी आन जान होना या क्या कहते हैं कोई सामान माल आना जाना, व्यापार होना, जितना ये होता है आर्थिक में, यही आना गया, उतना राज्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वैश्वीकरण में। राज्य समझते हो, कोई भी एक, अब देखो यहाँ पे राज्य की बात ये नहीं कह रहा कि बिहार है या यूपी नहीं, एक देश के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे राज्य, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ राज्य की जो बात हो रही है एक देश के बारे में हो रहा है। तो कहने मतलब जितना आर्थिक स्थिति वैश्वीकरण में प्रभाव डाला, उतना राज्य भी एक प्रभाव डाला। राज्य की बात क्या करें, राज्य में अगर अच्छा नेता होता है, अच्छा लीडर होता है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता है हमारे देश में, तो वो अपने देश को एक पावरफुल, एक शक्तिशाली बना ही बना दिया। अभी देखो दूसरे देश में अभी कोई भी जाता है, अगर पता चल जाता है कि भाई ये इंडिया से है, तो उसका भी रिस्पेक्ट होता है। ये कुछ समय पहले की बात है, 5 साल 5 साल कहते हैं, 15-20 साल 25 साल पहले की बात कर किया जाए, उस समय क्या होता था, उस समय बिहार इंडिया खास करके इंडिया उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता था। आज नरेंद्र मोदी की वजह से आज कोई स्टूडेंट्स अगर पढ़ने भी जाए ना, उसका वहाँ सही से ख्याल होता है। और जिस देश में अच्छा नेता होता है, उस देश से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े देश क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है वैश्वीकरण और राज्य, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और वैश्वीकरण और बाजार भी वही है। बाजार क्या है भाई? वैश्वीकरण बाजार के लिए जगह कार्य दोनों बढ़ाता है। ये कि अपर संपन्न, देखो यहाँ अपने भाषा में समझ आते हैं। वैश्वीकरण और बाजार की बात करते हैं। देखो वैश्वीकरण तो आप लोग समझ चुके हैं, और बाजार की बात, बाजार जिस तरह से मार्केट होता है, जैसे कि मान के चलो दिल्ली है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मार्केट होता है, बहुत बड़ा मार्केट है, बाजार है ना। चांदनी चौक हो गया, इंडिया गेट के पास जो बहुत सारे मार्केट है, और क्या कहते हैं राजीव चौक हो गया, ठीक है, जमा मस्जिद के पास भी मार्केट है। तो कहने का मतलब ये सब जो है कि आपका एक फेमस मार्केट है दिल्ली का। तो बात हम ये फेमस मार्केट की नहीं कर रहे हैं देश का, कि बात कर रहे हैं बाजार जो है कि अपना देश में जो मार्केटिंग हो रहा है, वो अभी ऐसा मार्केटिंग हो रहा है कि जो पूरा दुनिया में, पूरा देश विदेश में ऑनलाइन जा रहा है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है, कोई ऐसा बिजनेस किया जा रहा है, वो मार्केटिंग ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है। ऐसा सिस्टम हो चुका है। तो यही होता है बाजार, ठीक है, यही मार्केटिंग होता है, जो कि कोई सामान उन लोग ऑनलाइन खरीद लेते हैं, घर बैठे वहीं से खरीद सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यही होता है वैश्वीकरण और बाजार। तो सिंपली इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका वैश्वीकरण की अवधारणा से रिलेटेड, समझा गया। तो अब इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके। अब लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग प्रिपेयर कीजिए, तैयारी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। चांस प्ले आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चांस प्ले से बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।